Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of dissolution of company. यानी कि आज के टॉपिक में हम कंपनी के डिसोल्यूशन के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन को फॉलो करेंगे. क्या मतलब होता है डिसोल्यूशन का? डिसोल्यूशन इज दैट स्टेज ऑफ अ कंपनी व्हेन द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली wound up. On dissolution, the existence of the company legally comes to an end. इससे पहले हमने वाइंडिंग अप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. तो वाइंडिंग अप में कंपनी के डिसोल्यूशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है. ठीक है. और जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो ये कंपनी के बिजनेस अफेयर्स की उस स्टेज को डिफाइन करता है जब कंपनी के ऑपरेशंस कंप्लीटली वाउंड अप हो जाते हैं. यानी कि जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो फिनिश हो जाता है. कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती है. वाइंडिंग अप की प्रोसेस जब स्टार्ट की जाती है उस समय कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस मेंटेन रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाता है. इट कम्स टू एन एंड. On dissolution, the company's name is struck off by the registrar from the register of companies. यानी कि रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनीज के रजिस्टर में से कंपनी के नेम को बाहर कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जब कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है उस केस में. तो ये तो बात हो गई डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की. अब हम बात करेंगे कि कंपनी के डिसोल्यूशन के रिलेशन में क्या क्या प्रोविजंस को फोकस किया गया है. तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस है विच आर इन रिगार्ड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. द वेरी फर्स्ट डिसोल्यूशन इज टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन. व्हेन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप, द कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. ये हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कंपनी के वाइंड अप की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर पास कर देती है, तब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है. अब जब ये कंपनी लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन फॉलो करता है कि कंपनी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तब उस केस में डिसोल्यूशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है. लेकिन सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया गया कंपनी लिक्विडेटर है वो पहले क्या करेगा, एप्लीकेशन को फाइल करेगा टू द ट्रिब्यूनल कि भाई कंपनी को डिसॉल्व करने का टाइम आ चुका है और कंपनी को कंप्लीटली वाउंड अप कर देना चाहिए. तब उसके बाद डिसोल्यूशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है. ठीक है. अब ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास पहुंच जाती है और यहाँ सेकंड प्रोविजन फॉलो किया था डिसोल्यूशन के रेफरेंस में, दैट इज ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन. Now the tribunal makes an order for dissolution of the company in the following cases. यानी कि अब क्या होगा, इस एप्लीकेशन के मिलने के बाद जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास करती है. और इसके लिए कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं. यहाँ पर किन केसेस में ऑर्डर पास कर सकती है? सबसे पहला केस बनता है जब कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है बाय द कंपनी लिक्विडेटर. यानी कि कंपनी का लिक्विडेटर जब कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन को फाइल कर देता है, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल होती है वो कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर पास करती है. पहला केस बनता है. और दूसरा केस है व्हेन द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस टू ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. यानी कि जब कोर्ट को यह लगता हो कि जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस के बेसिस पर या रीजनेबल है, या जस्ट एंड रीजनेबल है कि उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल को कंपनी के डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देना चाहिए, तब इन दोनों केसेस में जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी के डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर को पास कर देती है. ठीक है. और जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देती है तो जिस दिन या जिस पर्टिकुलर डेट में डिसोल्यूशन का ऑर्डर दिया गया है उस पर्टिकुलर डे में कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है. ठीक है. द थर्ड प्रोविजन इज फाइलिंग कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद रजिस्ट्रार.
जो ट्रिब्यूनल की तरफ से कॉपी मिली है कंपनी के डिसॉल्यूशन की, किसे मिली है? कंपनी लिक्विडेटर को। वो जो कॉपी है उसे फॉरवर्ड करनी होती है रजिस्ट्रार को, वो भी डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर। A copy of the order shall be forwarded by the company liquidator to the registrar within 30 days from the date of the order. और जैसे ही ये कॉपी रजिस्ट्रार को मिल जाती है, द रजिस्ट्रार shall record in the register relating to the company a minute of the dissolution of the company. यानी कंपनी के डिसोल्यूशन के रिलेशन में 1 मिनट को रजिस्ट्रार को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। And the next provision regarding devolution is, if the company liquidator makes a default in forwarding a copy of the order to the registrar within 30 days from the date of the order, he shall be punishable with fine which may extend to rupees 5,000 for every day during which the default continues. यानी कि अगर कंपनी लिक्विडेटर कॉपी को फॉरवर्ड नहीं कर पाता रजिस्ट्रार को, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर के, तो उस केस में जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको फाइन पे करना पड़ता है, और ये फाइन होगा 5,000 फॉर ईच डे, जिस दिन से उसे कहा गया है कि उसे पास कर देनी चाहिए, उसे फॉरवर्ड करनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर डेट तक वो फॉरवर्ड नहीं कर जाता कर पाता है तो उस डेट से उस पर 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसको वो फाइन पे करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन टू बिकम वाइड। यानी वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जब डिसोल्यूशन को वाइड मान लिया जाएगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डिसोल्यूशन को वाइड दे सकते हैं? तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर यहां पर नोट फॉलो किया है। The tribunal may at any time within 2 years from the date of the dissolution make an order declaring the dissolution to be void. Such an order may be made on application by any of the following, either by the company liquidator or by any person who appears to the tribunal to be interested. यानी कि जो कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ है, जिस डेट पर कंपनी को डिसॉल्व किया गया है, उस डेट से 2 इयर्स के अंदर अंदर डिसोल्यूशन को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसके लिए यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ट्रिब्यूनल के पास। या तो कंपनी का लिक्विडेटर एप्लीकेशन को फाइल करेगा, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ट्रिब्यूनल ये समझता हो कि वो इस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है या इसके अफेयर्स के लिए इंटरेस्टेड है। इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर एप्लीकेशन को फाइल करता है तो उस केस में कंपनी के डिसोल्यूशन को वाइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, द ऑर्डर मे बी मेड अपॉन सच टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट। लेकिन ये डिपेंड करेगा ट्रिब्यूनल पर कि ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि ये चीज़ ठीक है, सही है, जिस पर्टिकुलर ग्राउंड पर एप्लीकेशन फाइल की गई है कंपनी के डिसोल्यूशन को वाइड करने के लिए, अगर उसे लगता है कि वो पर्टिकुलर ग्राउंड फिट बैठता है, तब तो वो उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? Thereupon such proceedings shall be taken as if the company had not been dissolved। और उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल को लगता है, तब उस केस में ट्रिब्यूनल को लगता है अगर कि जो ऑर्डर है वो वाइड कर देना चाहिए, उसको वाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उस समय प्रोसीडिंग को इस तरीके से फॉलो किया जाएगा जिससे कि ये लगे कि जो कंपनी है उसको डिसॉल्व किया ही नहीं गया था। लेकिन ये काम 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिक्लेयरिंग डिसोल्यूशन। जिस दिन डिसोल्यूशन को डिक्लेयर किया गया है कंपनी के रेफरेंस में, उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर इस एक्शन को फॉलो करना होता है। अगर उसके बाद फॉलो किया जाएगा तब किसी भी कंडीशन में डिसोल्यूशन को वाइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ वी विल डिस्कस
डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। हमने दो टर्म्स स्टडी करी, पहले वाइंड अप को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिसोल्यूशन को डिस्कस किया। तो इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस को हम स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बोथ द टर्म्स। वाइंडिंग अप क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय असेट्स आर रियलाइज्ड, डेट्स आर पेड ऑफ एंड सरप्लस इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि वाइंडिंग अप की प्रोसेस में जितनी भी कंपनी की असेट्स होती हैं उनको रियलाइज कर लिया जाता है, जितने भी डेट्स होती हैं उनको पेड ऑफ कर दिया जाता है, और अगर कोई सरप्लस बचता भी है तो इसको कंपनी के मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो कहलाता है आपका वाइंड अप। और डिसोल्यूशन में क्या होता है? ये कंपनी की उस स्टेज को डिफाइन करता है व्हेन ऑल स्टेप्स ऑफ वाइंडिंग अप आर कंप्लीटेड एंड बिजनेस अफेयर्स हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप। यानी कि जब वाइंडिंग अप के सारे स्टेप्स कंप्लीट किए जा चुके हों और बिजनेस के सारे अफेयर्स को कंप्लीटली वाउंड अप कर दिया गया हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, स्टेज को हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज। नेक्स्ट डिफरेंस इज लीगल एग्जिस्टेंस। whenever the winding up process is going on, the legal existence of the company remains intact in the eyes of law। यानी कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस बना रहता है जब तक वाइंडिंग अप की प्रोसेस चलती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस का फिनिश हो जाना, यानी कि लीगली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड डिफरेंस, कम टू द थर्ड डिफरेंस, बिजनेस अफेयर्स की बात करते हैं। Whenever the course of winding up is going on, a company may continue to carry on its business affairs। और इसको इसलिए फॉलो किया जाता है जिससे कि कंपनी के वाइंडिंग अप को बेनिफिशियल वे में फॉलो किया जा सके। तो कंपनी के वाइंडिंग अप को बेनिफिशियल वे में फॉलो करने के लिए जो कंपनी के बिजनेस अफेयर्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। कंपनी के बिजनेस अफेयर्स फिनिश नहीं होते हैं वाइंडिंग अप की प्रोसेस के टाइम पर। जबकि जब मैं डिसोल्यूशन की बात करूंगा तो कोई भी बिजनेस अफेयर कैरी ऑन नहीं किया जा सकता जब डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। यानी कि बिजनेस अफेयर्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं डिसोल्यूशन के ऑर्डर के पास होने के बाद। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन। जब हम वाइंडिंग अप के फाइनल डिसीजन की बात करते हैं, then this decision is taken by the tribunal or by both members and creditors of the company। वाइंडिंग अप के लिए क्या होता है, कंपनी के मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो इन दोनों के द्वारा या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस के रिगार्डिंग डिसीजन फॉलो किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन के रेफरेंस में फाइनल डिसीजन केवल और केवल ट्रिब्यूनल का रहता है। ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है कि किस पर्टिकुलर टाइम पर कंपनी को डिसॉल्व किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कंपनी लिक्विडेटर। जब हम वाइंडिंग अप की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो ये कंपनी लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के साथ स्टार्ट होती है। लेकिन डिसोल्यूशन पर क्या होता है, जो कंपनी के लिक्विडेटर का अपॉइंट है इट कम्स टू एन एंड। व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज देयर, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर कम्स टू एंड। वाइंडिंग अप में कंपनी लिक्विडेटर का रोल स्टार्ट होता है, डिसोल्यूशन के बाद कंपनी लिक्विडेटर का रोल फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सर्टिफिकेशन ऑफ डेट्स। जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही होती है तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम करता है डेट को, तो कंपनी लिक्विडेटर को उस डेट को उसे पे करना होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की, तो जब डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल, तो अगर कोई भी डेटर क्लेम के लिए आता है, सर्टिफाई करने के लिए आता है, तो उसको उसका क्लेम नहीं दिया जाता है। यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम पर जब तक वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है तब तक तो उसको क्लेम पे कर दिया जाएगा किसी भी डेटर क्रेडिटर को। लेकिन अगर वो डिसोल्यूशन के ऑर्डर के बाद आता है तो उसको उसका कोई भी क्लेम सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा।
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द ऑर्डर। वाइंडिंग अप की शुरुआत हमेशा डिसोल्यूशन से पहले होती है, लेकिन डिसोल्यूशन की शुरुआत कभी भी वाइंडिंग अप से पहले नहीं हो सकती। वाइंडिंग अप ऑलवेज प्रीसीड्स डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, while dissolution can never precedes winding up of the company. So these all are the main differences between winding up and dissolution of a company. Thank you.